रेगुलेटर सेबी के नए चीफ नियुक्त हो चुके हैं। तुहिन कांत पांडे अब नए सेबी प्रमुख बनाए गए। पिछले 3 सालों से माधवी बुच थी जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब ये उनकी जगह पर नए सेबी चीफ होंगे। वैसे एक दिन पहले सेबी ने कुछ नए नियम भी लागू किए थे, मैंने आपको बताया भी था। फंड मैनेजमेंट कंपनियां अब 30 दिन में निवेशकों का पैसा इन्वेस्ट करेगी, नहीं तो निवेशकों का पैसा बिना चार्ज लिए वापस लौटाना होगा। इसके अलावा एक और नियम सेबी ने विशेष निवेश निधि को भी मंजूरी दी है, जिसमें कम से कम 10 लाख का निवेश जरूरी होगा। ये नियम 1 अप्रैल से ही लागू होगा। और दोस्तों इस महीने मार्च में कई सारे त्योहार भी आने वाले हैं, जैसे होली, धुलंडी, शीतला सप्तमी, रमजान, ईद उल फितर वगैरह। तो इसके चलते शनिवार रविवार के अलावा भी बैंकों की काफी छुट्टियां रहने वाली हैं। कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। कौन कौन से दिन, कहां ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और बाकी आज 1 मार्च से ही 10 ऐसे बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट से लेकर यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बैंक एफडी से जुड़े भी कुछ नियम बदलेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं हवाई ईंधन, सीएनजी, पीएनजी के भी नए रेट जारी हो सकते हैं। तो एलपीजी से बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। और बाकी फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, देश के ईपीएफओ के तकरीबन 7.5 करोड़ से भी ज्यादा मेंबर्स के लिए बड़ी खबर आई है। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ की ब्याज दरों पर सरकार ने बड़ा फैसला सुना दिया है। ईपीएफओ बोर्ड की मीटिंग हुई कल और इस मीटिंग में फैसला लिया गया, पीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब अभी भी आपको पीएफ अकाउंट में जमा पर 8.25% तक ब्याज मिलता रहेगा। यानी कि अगर आपका 1 लाख रुपए पीएफ में डिपोजिट है तो सालाना आपको 8,250 रुपए ब्याज मिलेगा। पिछले 2 सालों से पीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और बीते दिन भी जो मीटिंग हुई उसमें भी पीएफ की ब्याज दरों को यथावत रखा गया है, ना कम की गई है ना ही बढ़ाई गई है। तो ये एक राहत की बात है कि सरकार ने ब्याज दरों को 8.25% पर बरकरार रखा है। चलिए अगली खबर आ रही है, नजर नहीं आया रमजान का चांद। बीते दिन शुक्रवार को माह-ए-रमजान का चांद नहीं दिखाई दिया। ऐसे में अब रमजान की पहली तारीख 2 मार्च तय की गई है। इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की तरफ से ये जानकारी दी गई और रमजान से जुड़ी पूछताछ के लिए ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। तो चांद नहीं दिखने की वजह से अब कल रविवार को पहला रोजा रखा जाएगा। जामा मस्जिद के इमाम की तरफ से ये ऐलान किया गया है। और वैसे दोस्तों रमजान के महीने से पहले मुसलमानों के लिए 15 पॉइंट की एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। सभी मुस्लिम भाई लोगों के लिए ये पवित्र महीना रमजान का शुरू होने जा रहा मार्च से ही। इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। देश में आज 1 मार्च को चांद दिखने की उम्मीद है, तो 2 मार्च से ही रोजा रखा जाएगा। और इस पवित्र महीने को लेकर यूपी लखनऊ स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के इमाम मौलाना की तरफ से ये महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है, 15 सूत्रीय, जिसमें कहा गया कि आप अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें और इफ्तार पार्टी में गरीबों को भी शामिल करें। चलिए अगली खबर देखिए, क्या साल 2047 तक विकसित हो पाएगा हमारा भारत? इसको लेकर दोस्तों वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने बताया कि भारत को साल 2047 तक उच्च आय वाला देश बनाने के लिए औसतन 7.8% की वृद्धि की जरूरत होगी। विश्व बैंक की तरफ से यह दावा किया गया। वैसे भारत की मौजूदा जीडीपी वृद्धि दर पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़कर 6.2% रही है। तो तीसरी तिमाही में अच्छा रिजल्ट रहा, जबकि दूसरी तिमाही में ये 5.4% पर आ गई थी। तो इस साल पूरे वित्त वर्ष में 6.5% की दर से जीडीपी के बढ़ने का अनुमान जताया गया है। यानी दोस्तों दूसरी के बजाय ये तीसरी तिमाही के नतीजे बताते हैं कि देश की इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी है। एनएसओ द्वारा ये डेटा जारी किए गए। और एक रिपोर्ट आई कि महाकुंभ की वजह से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्टअप मिला है। इस महीने मार्च के अंत तक $4 ट्रिलियन की हो जाएगी हमारे देश की इकोनॉमी। चलिए प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। इस साल लगभग 9.5% तक वेतन बढ़ा सकती है भारतीय कंपनियां। सबसे ज्यादा ई कॉमर्स के क्षेत्र में 0.5% तक की वेतन बढ़ोतरी यानी तनख्वाह में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। EY फ्यूचर ऑफ वे की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट पर भी केक की रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें कुछ खुलासे हुए हैं कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट तक नहीं है, स्टाफ की काफी कमी है, बड़े ऑपरेशन के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में यह हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी CAG रिपोर्ट पेश की। 7 पन्नों की इस रिपोर्ट में दिल्ली की पूर्व केजरीवाल सरकार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमियां सामने आई हैं, जिसमें नर्स और डॉक्टर्स की संख्या भी पर्याप्त नहीं बताई गई। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे भी सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इन बच्चों को हक देते हुए ये भी कहा कि अगर कोई स्कूल इनकार कर देता है तो आपको हाई कोर्ट जाने का भी पूरा अधिकार है। जो भी रोहिंग्या बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में एडमिशन देने से कोई रोक नहीं सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया गया। रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार की सांप्रदायिक हिंसा से भागकर अवैध तरीके से भारत, बांग्लादेश और अन्य देशों में दाखिल हुए हैं, तो उनके हित पर यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है। और वहीं दोस्तों तेलंगाना टनल हादसे पर भी खबर आ रही है कि मजदूरों के जिंदा बचने की संभावना बहुत ही कम दिख रही है। अब रेलवे की टीमें भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। 22 फरवरी से आपको पता होगा 8 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में ये टनल हादसा हुआ था। इस घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन
लेकिन अभी तक भी 8 मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं खबर है मणिपुर में 6 मार्च तक बढ़ाया गया हथियार सरेंडर करने का समय। मणिपुर के गवर्नर भल्ला की तरफ से निर्देश जारी किए गए। चलिए अगली खबर आ रही है, बाबा राम रहीम की पेरोल के खिलाफ याचिका खारिज हुई। SGPC ने ये याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाया जा सका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर भी सुनवाई हुई। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 2 बैठकें हुई। तीसरी बैठक अब 19 मार्च को होनी है। इस बीच खबर है कि किसान नेता डल्लेवाल जो कि अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत काफी नाजुक है। पंजाब हरियाणा के संभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को शुरू हुए 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है और जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान नेता को अनशन पर 95 दिन से ज्यादा का समय हो गया। बीते 4 दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब चल रही है। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई बैठकों पर भी बातचीत हुई। अब अगली बैठक 19 मार्च को होनी है। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड से एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है कि उत्तराखंड के कई गाँव में बोर्ड लगाए गए हैं कि बाहरी लोग यहाँ जमीन न खरीदें, क्योंकि गाँव वाले बोले कि हिमाचल जैसा कानून हमारे राज्य में भी होना चाहिए, नहीं तो पहाड़ में पहाड़ी ही नहीं बचेंगे। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 11 स्वास्थ्य अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, 8 जिलों के CMO भी बदले गए। सुशील कुमार बनियान की अयोध्या में तैनाती की गई। महाकुंभ के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये यूपी के स्वास्थ्य विभाग में भी एक बड़ा फेरबदल किया है। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब आप अपने जिले में भी कर सकेंगे संगम स्नान, क्योंकि सरकार टैंकर में भरकर भेज रही है गंगा का जल। प्रयागराज में पंडाल भी उखाड़े जा रहे हैं। महाकुंभ के समापन के बाद अब वापस मतलब पंडाल वगैरह को खोला जा रहा है। और इस बीच CM योगी का प्लान है, महाकुंभ न आ पाने वाले लोगों को अब सरकार उनके ही जिले में संगम स्नान कराने की तैयारी कर रही है और इसके लिए दमकल विभाग की गाड़ियों से सभी 75 जिलों में संगम का जल भी भेजा जा रहा है। हालांकि संगम में अब भीड़ नहीं है, अभी भी स्नान के लिए काफी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जो कुंभ के दौरान नहीं आ पाए थे। चलिए अगली खबर आ रही है, भारत और यूरोपीय संघ इस साल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील फाइनल करेंगे। 17 साल से ये समझौता रुका था, लेकिन अब फाइनली ये समझौता होने जा रहा और दोनों देश रक्षा सहयोग भी बढ़ाएंगे। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला के बीच मुलाकात हुई। वो अभी भारत दौरे पर आई हुई है और इसी दौरान इस मुलाकात में यह तय किया गया कि इस साल 2025 के अंत तक भारत और यूरोपीय संघ की फ्री ट्रेड डील को साइन किया जाएगा। चलिए भाषा विवाद को लेकर बड़ी खबर देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन बोले कि हमारे सामने भाषा डिलिमिटेशन की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि राज्य को बचाने के लिए हर आदमी को खड़ा होना होगा, एक रहना होगा। आपको पता होगा तमिल, हिंदी और कई सारी साउथ की भाषाओं को लेकर अक्सर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच विवाद देखने को मिलते हैं। तो इसी बीच अब तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये कहना है। वैसे पंजाब में भी पंजाबी भाषा के विरोध के बाद अब CBSE ने कहा कि 10वीं में पंजाबी भाषा फिर से कंपलसरी होगी। 2026 ड्राफ्ट से पहले इसको हटा दिया था, लेकिन पंजाब सरकार के विरोध के बाद इसे वापस लिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश में संभल जामा मस्जिद में नहीं होगी रंगाई पुताई। कोर्ट ने कहा कि ASI की निगरानी में साफ सफाई होनी चाहिए। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में संभल जामा मस्जिद विवाद चल रहा हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच, तो इस मामले में अब मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई पुताई करवाने की अनुमति नहीं दी है। ASI की तरफ से ये रिपोर्ट सौंपी गई और उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला आया। हाईकोर्ट ने कहा कि संभल की शाही जामा मस्जिद में केवल साफ सफाई की अनुमति है, कोई रंग पेंटिंग वगैरह करवाने की इजाजत नहीं है। चलिए बड़ी खबर देखिए, टैक्स रेवेन्यू को लेकर अपडेट आ रहा है कि राज्यों को मिलने वाले कर राजस्व में 2026-27 से कटौती कर सकती है केंद्र सरकार, तनाव बढ़ने की भी आशंका है। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत ने अपनी निजी खपत बढ़ने के मामले में US, चाइना व जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया है। उपभोक्ता बाजार पर रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत में मतलब कंजप्शन बढ़ रहा है, उपभोक्ताओं द्वारा चीजों की खपत बढ़ रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि साल 2026 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा, यानी अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है इंडिया में अभी भी। और टेक न्यूज से भी एक रिपोर्ट आ रही कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से GDP में 25 से 30 अरब डॉलर का योगदान देगा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र। AI की मदद से उपचार के बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। डेलोइट की तरफ से भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को लेकर ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। और महंगाई से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, आम लोगों को मिलेगी राहत, लेकिन किसानों को परेशान करेंगे प्याज के रेट। कृषि मंत्री की तरफ से अफसरों को कुछ आदेश जारी किए गए हैं। अभी कृषि मंत्रालय द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में किसानों को उपज की काफी कम कीमत मिल रही है, क्योंकि प्याज के भाव बहुत ज्यादा गिरते जा रहे हैं। देश की थोक सब्जी मंडियों में भी प्याज की कीमतें गिरी हुई हैं। इससे किसानों को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इस बीच अब केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से रबी सीजन की फसलों को लेकर भी अहम आंकड़े जारी किए गए, जिसमें बताया गया है कि इस बार भी प्याज की बुआई के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में देश भर में प्याज का बम्पर उत्पादन होने का अनुमान है, तो मार्केट में लोगों को तो महंगाई से राहत मिलेगी, प्याज की कीमतें सस्ती रहेगी, लेकिन किसानों को कहीं न कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सरकार को जरूर किसानों को भी राहत देने के लिए कुछ अच्छी योजना लानी चाहिए, राइट? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे प्याज, लहसुन, आलू वगैरह की कीमतें कुछ सालों में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कुछ सालों में इतनी ज्यादा गिर जाती है कि किसानों को उनकी फसल का खर्चा भी पूरा नहीं मिल पाता है। तो ये मार्केट के असंतुलन के दौरान सरकार को किसानों की मदद अवश्य करनी चाहिए, राइट? चलिए अगली बड़ी एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए आप। जलवायु परिवर्तन की वजह से नर वानरों की आबादी में भारी गिरावट देखने को मिली है और वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि
इन वानरों के व्यवहार में बदलाव हो रहा है, ये पहले से ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं। वानर जैसे कि बंदर, लंगूर, मकाका, बबून, चिंपांजी वगैरह इस तरह के जानवरों की प्रजातियों में आबादी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि हम इंसान जंगलों को काट रहे हैं, प्रदूषण इतना फैला रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की घटनाओं पर भारत के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की है, जिसमें बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। और दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपने एक अध्ययन में ये भी बताया कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से तटीय शहरों पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। तटीय शहरों के कई इलाकों में जमीन धंसने के कारण गंभीर समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जेट प्रोपेल्सन लेबोरेटरी के नेतृत्व में हुए इस शोध में ये जानकारी शेयर की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट के बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने छलांग लगाई। 4.76 अरब डॉलर बढ़कर अब भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 640.48 अरब डॉलर हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से डेटा जारी किए गए हैं। अच्छा, वैसे मार्केट वगैरह की बातें हो ही रही हैं, तो चलिए कुछ स्टॉक मार्केट से जुड़े अपडेट्स भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, इंडिया का शेयर मार्केट तो मानो क्रैश हो चुका है। बीते 28 सालों का रिकॉर्ड टूटा। भारतीय शेयर बाजार में अभी भारी गिरावट देखने को मिली है। बीते दिन भी लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। इंडिया का सेंसेक्स 1414 अंकों की भारी गिरावट के साथ क्लोज हुआ और भारत के निफ्टी का भी हाल बेहाल है। निफ्टी भी 420 अंक नीचे 22,124 पर बंद हुआ। और दोस्तों, मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट से जो स्टॉक मार्केट के निवेशक हैं, उनकी वेल्थ लगभग 9 लाख करोड़ रुपए तक घटी है। अभी भारत का निफ्टी ऑल टाइम हाई से लगभग 16% गिर चुका है। ये गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं है दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1996 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ भारतीय शेयर बाजार में जब लगातार 5 महीने तक बाजार गिरा है। अभी भारतीय स्टॉक मार्केट में ऑटो, एफएमसीजी इन कंपनियों के स्टॉक 20% से भी ज्यादा गिरावट में है, क्योंकि जो बड़े बड़े विदेशी निवेशक है ना, वो भारतीय शेयर बाजार से तो अपना पैसा निकाल रहे हैं और चीनी बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ महीनों से ये लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 5 महीनों में निवेशकों की 91 लाख करोड़ रुपए की रकम साफ हो चुकी है। इतना ज्यादा उनके पोर्टफोलियो में गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ इस बीते महीने फरवरी की बात करें दोस्तों, तो फरवरी में ही निवेशकों के 40 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। और दोस्तों, भारतीय शेयर मार्केट की इस खस्ता हालत पर जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने भी कहा कि 15 सालों में पहली बार मार्केट में इतना गिरावट का ट्रेंड दिख रहा। अब तो वो बोले कि मुझे भी चिंता सताने लगी है। वो बोले कि मुझे नहीं पता कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक जाएगा, लेकिन मार्केट की इन स्थितियों के बीच उन्होंने कहा कि मैं ये बता सकता हूँ कि अभी ट्रेडर्स की संख्या और ट्रेडिंग वॉल्यूम दोनों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब गिरते मार्केट से अब लोग बाग दूर हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टमेंट करने पर भी, है ना। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में और कुछ मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के 14 राज्यों में अभी भी बारिश का अलर्ट है। कुछ राज्यों में आंधी और ओले गिरने की भी चेतावनी है। 5 मार्च तक मौसम ऐसा ही रहेगा। बीते 24 घंटों में पूरे उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल चुका है और आने वाले 5 दिनों में आपको बारिश, आंधी और ओलावृष्टि वगैरह देखने को मिलेगी। 2 मार्च तक केरल में बारिश हो सकती है और आज भी लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल वगैरह में बारिश का अलर्ट है। और दोस्तों, बीते दिन आपको पता होगा उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हो गया। 8 कंटेनरों में सो रहे थे 55 मजदूर। अचानक कुबेर पर्वत से गिरा बर्फ का पहाड़, जिसे एवलांच की घटना कहा जाता है। उत्तराखंड में ये बड़ा हिमस्खलन हुआ, हिंदी में इसे हिमस्खलन कहते हैं। इसमें काफी श्रमिक फंस गए थे। 57 में से 32 श्रमिकों को तो बचाया गया, 25 अभी भी फंसे हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण बचाव अभियान को रोकना पड़ा। उत्तराखंड में हुए इस एवलांच की घटना पर केंद्र सरकार का भी कहना है कि राहत और बचाव कार्यों पर हमारी लगातार नजर है। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार अपडेट लेते रहे पुष्कर सिंह धामी सरकार से। ये देखिए तस्वीरें, उत्तराखंड में बर्फ का पहाड़ टूटा, 55 से ज्यादा मजदूर फंसे। बर्फबारी के चलते हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। चलिए कुछ और राज्यों के अलग अलग मौसम अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए, मध्य प्रदेश में फरवरी के आखिरी दिन 35 डिग्री पारा रहा। इंदौर, भोपाल भी गर्म रहे। 4 मार्च के बाद एमपी में बदल सकता मौसम। वहीं इधर हरियाणा में हिसार समेत 12 जिलों में भारी ओलावृष्टि हुई है, मतलब ओले गिरे। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। हरियाणा पानीपत में भी तेज बारिश हुई। कांगड़ा में बादल फटा। लैंडस्लाइड से कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे भी बंद पड़ा है। हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश के साथ ये ओलावृष्टि की घटनाएं देखने को मिली हैं। राजस्थान में भी देखिए कुछ जिलों में तो बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई। बीकानेर और चूरू में बारिश हुई, ओले भी गिरे। ओलावृष्टि की वजह से किसानों की खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ, फसलें आड़ी पड़ गई। राजस्थान में भी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिला। बीकानेर, चूरू वगैरह में बारिश के साथ ज्यादा ओले गिरे। इधर पंजाब के भी 9 जिलों में अब बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। तापमान 5 डिग्री तक गिरा और पंजाब में आज से ही तो स्कूलों का समय भी बदल जाएगा। स्कूलों का नया टाइम क्या होगा अब 1 मार्च से ही, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। सुबह 8:30 बजे ही खुलेंगे स्कूल। अब इतने दिन ठंड थी तो सर्दी के मौसम का टाइम चल रहा था, अभी वापस गर्मी पड़ने लगी तो स्कूलों का टाइम बदल चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन पड़ेगी तेज गर्मी, 4 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। छत्तीसगढ़ के 5 शहरों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री के पार चल रहा है। और बिहार में भी देखिए फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। 12 जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बारे में जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आखिरकार सोना सस्ता हुआ है। गोल्ड में 1537 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई और अभी सोना 84,056 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। बीते 10 दिनों में दोस्तों सोना 2677 रुपए तक सस्ता हुआ है और चांदी भी 1500
468 रुपए सस्ती हुई बीते दिन। अभी चांदी का भाव 93,480 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, और चलिए गोल्ड प्राइस के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी अच्छी खबर, बीमा कंपनियों को जोखिम से बचने के लिए वायदा विकल्प कारोबार की भी मंजूरी मिल चुकी है इरडा की तरफ से। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बीमा कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो को जोखिम से बचाने के लिए इक्विटी वायदा एवं विकल्प यानी डेरिवेटिव का इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक प्राइवेट बैंक पर बड़ा एक्शन लिया और केवाईसी को लेकर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। आरबीआई की तरफ से हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 66 लाख रुपए का तगड़ा जुर्माना लगाया है। इसके अलावा आईआईएफएल संस्था फाइनेंस लिमिटेड पर भी 33 लाख का जुर्माना लगाया गया। चलिए खबर है, सरकार ने ईडीएलआई की स्कीम में भी कई अहम बदलाव किए हैं। ईपीएफ मेंबर्स को भी इससे बड़ा फायदा होगा। ईडीएलआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना में ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की तरफ से बदलावों की घोषणा की गई है, जिसके मुताबिक केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने अपनी 237वीं बैठक में इन संशोधनों को मंजूरी दी है। और ये संशोधन यानी कि बदलाव क्या क्या लागू किया गया है इस बारे में आप जानकारी देख सकते हैं ईडीएलआई स्कीम में। एक तो सरकार का प्लान है, सेवा निरंतरता पर विचार किया जा रहा, और भी ईडीएलआई के और भी कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ईडीएलआई स्कीम में कुछ और चेंजेस भी हुए हैं। खाता धारक की मृत्यु पर 1 साल के अंदर 50,000 का प्रावधान है। कुछ और ये नई शर्तें आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, किसानों को सालाना 20,000 रुपए देगी ये सरकार। एक राज्य सरकार की तरफ से अन्नदाता सुखी भव योजना शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यालुवा केशव ने विधानसभा में कुल 3.25 लाख रुपए का बजट पेश किया और इसी बजट के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य के लोगों के लिए ये नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का फायदा मछुआरों और किसान भाई लोगों को मिलेगा, जिसके तहत किसानों को सालाना 20,000 रुपए दिए जाएंगे। मछुआरों को भी वित्तीय राहत का दुगना फायदा मिलेगा। 12वीं कक्षा तक के बच्चों को 15,000 रुपए देने का भी प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने इस बजट में रखा है। चलिए अगली खबर देखिए, 100 करोड़ रुपए के निवेश से होगा मखाना बोर्ड का गठन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय के अधिकारियों को बिहार राज्य में यह मखाना बोर्ड के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश भी जारी किया है। आपको पता होगा बजट में बिहार में यह मखाना बोर्ड के लिए ऐलान किया था वित्त मंत्री ने, है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, एक बार फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का किंग बनी ओला कंपनी। फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ यूनिट बेची है। बीते महीने फरवरी में 25,000 से भी ज्यादा यूनिट्स यानी ओला की स्कूटी बिकी है। और ऑटो इंडस्ट्री को लेकर एक और खबर, ये रिपोर्ट देखिए आप, फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी पैसेंजर व्हीकल की मांग में तेजी रहेगी। आईसीआरए की तरफ से रिपोर्ट में जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक ऑटो इंडस्ट्री की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। देश में मतलब पैसेंजर व्हीकल की बढ़ोतरी में लगातार वृद्धि रहने का अनुमान है। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए, अब एप्पल के प्रोडक्ट भी आप 10 मिनट में खरीद पाएंगे। ब्लिंकिट इनको भी डिलीवर करेगा। कंपनी के सीईओ की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। जैसे मैकबुक, आईफोन, आईपैड वगैरह भी खरीदने हैं ना आपको, तो 10 मिनट में आपके पास डिलीवर हो जाएंगे, है ना। फिलहाल ये सुविधा किन किन शहरों में शुरू की जा रही है, तो जो देश की बड़ी सिटी हमारे देश में मुंबई, पुणे, लखनऊ, जयपुर, चेन्नई, बेंगलुरु वगैरह, यहाँ पर ये ब्लिंकिट एप्पल के साथ मिलकर नई सुविधा शुरू कर रही है। चलिए अगली खबर आ रही, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने पर्यटकों को बड़ी राहत दी। टोल टैक्स को लेकर नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक वाहन चालकों से लखनपुर व बन टोल प्लाजा पर कुल टोल टैक्स का सिर्फ 20% टोल टैक्स ही वसूला जाएगा। जम्मू व लद्दाख हाईकोर्ट के जजों की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। चलिए अगली खबर देखिए, जीएसटी कानून से अब किसी को भी गिरफ्तार करना आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जीएसटी से जुड़ा अगर कोई विवाद है तो सिर्फ इन कानूनों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, बल्कि गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए। और वहीं देखिए विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में असमानता बढ़ती जा रही है। देश के 58% आय पर सिर्फ 10% अमीरों का कब्जा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर यह तंज कसा। वहीं पंजाब सरकार का प्लान देखिए, राज्य में शिक्षा सुधार के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि सरकारी स्कूलों में चलेगा मेगा पीटीएम अभियान। पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग का अभियान चलेगा, जिसके तहत अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चों के माता पिता से टीचर मिलकर बातचीत करेंगे। चलिए खबर है, दिल्ली वालों की लाइफ होगी आसान। लॉरेंस जैसे गैंगस्टर्स की आएगी सामत। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को यह नया प्लान बताया और देश की राजधानी दिल्ली को बिल्कुल क्राइम फ्री बनाने का ये एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत गैंगस्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री का कहना है कि दिल्ली वालों को एक और बड़ी सौगात मिलेगी। पुलिस का राज खत्म होगा। इस काम के लिए अब आपको परमिशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। दिल्ली में नई सरकार के आदेश के मुताबिक अब कंस्ट्रक्शन वर्क को करवाने के लिए दिल्ली पुलिस की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिया है। वहीं खबर है, जम्मू कश्मीर को जल्द ही मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ की तस्वीर काफी बदली है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर वेबिनार करेंगे। शनिवार 1 मार्च को पीएम मोदी की ये मुख्य वेबिनार होगी और इस वेबिनार का उद्देश्य है देश में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चर्चा करना और नई रणनीति बनाना। सुबह 10 बजे ये वेबिनार शुरू होगी। चलिए खबर देखिए, इंडिगो कंपनी मुंबई से इस शहर के लिए 22 मार्च से सीधी फ्लाइट सेवा शुरू करने जा रही है। मुंबई से सेशल्स के लिए अब आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल पाएगी। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में देखिए आप, बेल्जियम की राजकुमारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रविवार को एक साथ आएंगे बिजनौर। इस दौरान उनके साथ में 70 और विदेशी मेहमान भी होंगे और इस दौरान सीएम योगी दुनिया के कई
कई नेताओं के साथ इस मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए खबर है यूपी में अब डीएम घोषित करेंगे वक्फ संपत्ति। 14 बदलावों के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाएगा संशोधन विधेयक। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब जिलों के डीएम को ही वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार होगा। ये कुछ मुख्य बदलाव देखने को मिलेंगे आपको वक्फ संपत्ति के लेखा जोखा में। और दोस्तों यूपी वासियों के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है। बाढ़ का अस्थायी समाधान निकालेगी योगी सरकार। नदियों का होगा ड्रोन सर्वे। सीएम योगी ने 31 मार्च से पहले सभी ड्रेन की सफाई के निर्देश भी दिए हैं। और इस प्लान पर सीएम योगी बोले कि राज्य के लोगों को बाढ़ का जल्द ही स्थायी समाधान मिलेगा। इसके लिए नदियों का सर्वेक्षण होगा और नदियों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, है ना। वहीं खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश वाराणसी में अब महाकुंभ के बाद 5 दिन में 75 किलोमीटर की पंचकोसी यात्रा करेंगे नागा साधु। रोज चलेंगे 5 कोस। ये यात्रा 5 मार्च को शुरू होगी और 5 दिन में पूरी होगी 10 मार्च तक। और यूपी वाराणसी के वैज्ञानिकों डॉक्टरों की एक अनोखी सफलता देखिए आप। पहली बार डॉक्टरों ने बिना ओपन हार्ट सर्जरी के वोल्व प्रत्यारोपण किया, यानी कि हार्ट का जो वोल्व ट्रांसप्लांट है वो कर दिया बिना ओपन सर्जरी के। बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट डॉक्टरों ने एक मरीज पर यह सफलता पाई है। और वहीं देखिए दोस्तों गाँव और शहरों के लोगों को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सीखने के मामले में शहर से भी ज्यादा समय खर्च कर रहे हैं गाँव के लोग। देश भर में हुए सर्वे में ये बात सामने आई है कि लर्निंग के मामले में ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाग और ज्यादा उत्साहित हैं। ऐसा वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बोले कि इंसानों की तरह फैसले नहीं ले सकता है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिजिटल क्रांति को लेकर पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का ये कहना है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों के यानी कि प्राइवेट स्कूलों के टीचर शिक्षकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है। इन 2 सुविधाओं के लिए सभी जिलों में जांच होगी। अब यूपी में निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी ईपीएफ और जीवन बीमा की सुविधा देना अनिवार्य होगा। राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के पत्र के बाद अब माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है और सभी जिलों में जांच कराने का निर्णय भी लिया है। चलिए अगली खबर आ रही है। देश भर के आईटीआई और एनएसटीआई के लिए बने नए कोर्स। युवाओं की तकनीकी स्किल्स में सुधार होगा, नई जॉब में मिलेगी। युवाओं को नई तकनीकों में कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय की तरफ से कुछ नए पाठ्यक्रम यानी नए सिलेबस बनाए गए हैं आईटीआई की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, है ना। और 31 तरह के तो नए कोर्स भी शामिल किए गए हैं। कुछ नए शॉर्ट टर्म कोर्स होंगे, कुछ रिवाइज किए गए कोर्स भी होंगे। देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए खबर आ रही है। अब बेटियों की राह में बाधा नहीं बनेगी एमटीपी किट। ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है और इस तरह का शिकंजा कसने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है हरियाणा। दरअसल हरियाणा सरकार ने घटते लिंगानुपात को सुधारने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में अब ऑनलाइन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी किट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। और नए नियम नए आदेश के मुताबिक अब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर की पर्ची के बिना ऑनलाइन कंपनियां इस किट की होम डिलीवरी नहीं कर पाएगी, है ना। वहीं खबर